अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर साकिब बशीर और उनके साथ हैं हमारे मेहमान डॉक्टर अफनानुल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। आज की बड़ी अहम खबरें हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो आखिरी रुकावट थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस की, उसमें दी गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ उनकी अपीलों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत का आगाज़ हुआ और आज की समाअत में कुछ ऐसे मामलात भी ज़ेर बहस आए कि जिन्होंने माजी में नवाज शरीफ की अकामा की बुनियाद पर होने वाली सुप्रीम कोर्ट से नाअहली की याद ताज़ा कर दी और अकामा और नवाज शरीफ पर लगाए गए सुप्रीम कोर्ट में उस दौर के इल्ज़ामात के हवाले से कुछ नए इंकशाफात भी सामने आए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अब एक सवालिया निशान है कि क्या अकामा पर वो कोई ऐसा फैसला दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादम हो। दूसरी आम खबर यह है कि जो वीडियो स्कैंडल मंजर-ए-आम पे आया था मरहूम जज एहतसाब अदालत जनाब अरशद मलिक का, उस वीडियो स्कैंडल के हवाले से भी नून लीग पीछे हटती नज़र आ रही है और कमरा अदालत में नवाज शरीफ के वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो वीडियो एविडेंस जो है, जो इजाफी एविडेंस वो अदालत के सामने पेश करना चाहते थे, अब वो उस वीडियो पर इसरार नहीं करेंगे और केस को मेरिट पर लड़ेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले साकिब बशीर साहब, ये क्या आज अदालत में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई उसके खिलाफ अपीलों में दो अहम मामला सामने हैं। सबसे पहले ये अकामा का मामला कैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस पस मंज़र में सामने आया? इसमें जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं अमजद परवेज़, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये पॉइंट आउट की, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट था कि अकामा वाले मामले में जो तनख्वाह जो काबिल वसूल जो तनख्वाह थी उससे मुतल्लिक अदालत ने जब पूछा कि कोई ऐसा गवाह आया है जो जिसने गवाही दी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट के सामने कोई ऐसा गवाह जो आया हो जिसने बताया हो कि ये इस काबिल वसूल तनख्वाह के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंदा जो है वो गवाही के लिए नहीं आया। तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये वो पॉइंट है कि जो पूरे सिनेरियो को जो है बदल भी सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा, फॉर लाइफ डिसक्वालीफाई किया और 7 साल से वो तकरीबन जो है वो आउट थे। तो अब अगर हाई कोर्ट में ये मामला आया है और हाई कोर्ट क्या इसको डिसाइड करती है या नहीं करती, या ओवरऑल जो है वो अपील को डिसाइड कर दे और इस क्वेश्चन को या इसको एड्रेस ही ना करे, अगर एड्रेस कर दे तो मेरा ये ख्याल है कि उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया था और इतना तारीखी फैसला जब वो कहते थे, तो उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद। साकिब बशीर साहब, ये अकामा के अलावा जो काबिल वसूल तनख्वाहों के दस्तावेज़ात के हवाले से भी बात हुई और नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि ये फ़ोटो कॉपीज़ थी, कोई असल दस्तावेज़ भी नहीं थी और उन दस्तावेज़ात को तैयार करने वाला या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी का बयान भी नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट में। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट मंगवाया था सऊदी अरेबिया से, जो साथ इन्होंने लगाया कि वहाँ की एक ऑडिट फर्म है जिसके दस्तावेज़ है उसकी भी फ़ोटो कॉपी है, और उस पर फिर जो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि वो कैसे एग्जिबिट कैसे हो गई, मतलब इस रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन गई। जो ट्रायल कोर्ट जब उसमें वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है तो उसका नंबर लगता है, बाकायदा उसको एग्जिबिट किया जाता है, तो उसका रिकॉर्ड का बुनियादी तौर पर हिस्सा बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कैसे हो गया कि एक फ़ोटो कॉपी। उन्होंने कहा कि ये मामला हमने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया था, वो ऑब्जेक्शन मौजूद है, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया और कोर्ट ने फिर दोनों तरफ को सुनकर उन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। तो वो वाहिद एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपके लीडर को आज से तकरीबन 5 साल पहले अकामा की बुनियाद पर नाअहल किया गया और अब उसी अकामा और काबिल वसूल तनख्वाहों के हवाले से जो दस्तावेज़ात सामने आ रही हैं उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फ़ैसले से मुतसादिम हो? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये एक अपने उसका एक अजूबा ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा एक केस लिया, उस पर ट्रायल शुरू कर दिया और उस पर फैसला देके वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अकामा वाले मामले के ऊपर। और उसके नतीजे में फिर ये हुआ ना कि क्योंकि एविडेंस सही तरह प्रोड्यूस नहीं हुए, सही तरह जो है आपने विटनेसेस को नहीं सुना और आपने प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, तो फिर ज़ाहिर है वो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सजा मौत देने का भी है, और उसके बाद आज तक उस फैसले को कोई कोर्ट नहीं कर सकता। तो फिर ये इसी तरह का ही फैसला था, क्योंकि सियासत करना सियासतदानों का काम है। जब बाकी लोग करेंगे तो फिर वो यही करेंगे जो इन्होंने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाजुल एहसन, जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको निगरान जज मुकर्रर किया गया था एहतसाब अदालतों के ऊपर। तो आप समझते हैं कि ये जो अकामा वाला फैसला था, शायद इसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया था उस निगरानी के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कायम की थी? बिल्कुल जी, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनको मैंडेट किया गया। उन्हें कहा गया कि आपने रोज़ाना हेयरिंग करनी है, आपने हफ्ते और इतवार को भी हेयरिंग करनी है। मियां नवाज साहब की हफ्ते और इतवार को भी हेयरिंग होती है, और जुलाई तक फैसला हो गया एक केस में। एक केस में फैसला देकर उन्हें, हालांकि 2 केसेस जो है पंजर में चले गए, रिटार्डेड हो गए, और एक केस में इलेक्शन से पहले फैसला बजायर होना। अब वो जाहिर है वो सारा का सारा जो है आपको पता ही है, वो प्रोजेक्ट इमरान खान की क्या कहते हैं नवाजिशें हैं जो इस मुल्क के ऊपर आज तक चली जा रही है, और उसकी वजह से जो है इनको बाहर निकाला गया था। तो ये अफसोसनाक मामला है, और ये कभी ना कभी हम आपको बताऊँ, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, सच का ये कमाल ये होता है कि झूठ तो बहुत बिकता है, सब कुछ है, लेकिन इवेंचुअली प्रिवेल सच करता है। वो निकलता शायद लेट है, वो लोगों को पता है, लेकिन ये अब आपके सामने आ गया ना कि वो जो सैलरी स्लिप है वो फोटो कॉपी है, उसके ऊपर जो है किसी अकाउंटेंट से वो नहीं लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो तस्लीम शुदा डॉक्यूमेंट लिखा गया था अपने ऑर्डर में, उसको डिनाई नहीं किया था नवाज शरीफ के वकील ने। नहीं, देखिए वो बात ये है कि जब आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी लेके एक प्राइम मिनिस्टर को इस बात पर डिस्क्वालीफाई करेंगे कि उसने अपने बेटे से एक फर्जी तनख्वाह नहीं ली, तो उसके ऊपर वो केस तो था ही नहीं ना। फिर वो तो देखिए, मैं अगर फैसला कर ले जज पहले ही कि मैंने सजाए मौत देनी है, आप जो मर्जी करते रहे ट्रायल के अंदर, आपने एंड में फैसला तो वही देना जो आपने पहले से सोचा हुआ था, और वही इन्होंने दिया। और उसका जो मुल्क को नुकसान हुआ, आप छोड़े मियाँ साहब को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो इस मुल्क के अंदर कारोबार तबाह बर्बाद हुए, जो इस मुल्क की सियासत के अंदर जनाजा निकला, जो पोलराइजेशन आपके माशरे के अंदर आज तक है, जो नफरतें भरी हैं वो आज तक है, वो घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, माँ बाप के दरमियान, अपना बच्चों और बाप के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही हैं। इस मामले आपने देखा ना, वो जो इखलाकी पस्ती की तरफ हम लोग गए हैं, तो वो सारा का सारा ये इस कारनामे की वजह से हुआ है ना। जो ये कारनामा आपके ख्याल में किसका था? देखिए, ये साकिब निसार का था, और वो जो एक जो है मौसूफ आपको पता ही है उनका था। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान की नहीं, मैं जनरल फैज की बात कर रहा हूँ। सिर्फ जनरल फैज या जनरल बाजवा भी? दोनों, सारे वो मिले हुए थे ना। अच्छा, सारे एक ही पार्टी थी ना। लेकिन आप लोगों ने तो माफ कर दिया ना उनको। ठीक है, कहते हैं दायरा वो। तो फिर आप क्यों नाम लेते हैं उनको? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मामलात को सही रखना जरूरी है। साकिब बशीर साहब, हमें एक वीडियो भी दिखाई गई थी जनाब के जज हसन मलक जो है वो कह रहे हैं कि मेरी तारें खींची गई और मर्जी की मौसीकी पैदा की गई, बड़ा दबाव था और सजाएं नवाज शरीफ को उन्होंने गलत दी। वो जज अरशद मलिक की इस वीडियो की बुनियाद पे नून लीग ने एक दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये वीडियो भी हमें रिकॉर्ड पे लाने दी जाए। तो आज उस वीडियो से पीछे क्यों हट गए? नून लीग के वकील ने कहा कि हम उस पर प्रेस ही नहीं करते, उसको इसरार ही नहीं कर रहे उस वीडियो के ऊपर। उस वीडियो के अंदर क्या मुश्किलात थी नून लीग को या नवाज शरीफ को? सिर्फ दरख्वास्त नहीं थी उसमें, नासिर भट्ट साहब जो उस वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं, वो लंदन में होते थे, उन्होंने भी एक दरख्वास्त डाली थी कि मैं भी इसमें आने के लिए तैयार हूँ, और वो आज अदालत में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। और उस वक्त उस पर फोकस था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आप ये हाई कोर्ट जो उनके पास मामला पेंडिंग है उसको डिसाइड करने से पहले मेरिट पर इसको पहले डिसाइड वो करेंगे। आज अचानक जो है, जो लग रहा था बज़ाहिर के नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, मतलब इस दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे, तो वो मामला बुनियादी तौर पर उसको समझना ज़रूरी है। इल्ज़ाम ये था कि जज साहब ने किसी के दबाव में आकर नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई जी 24 दिसंबर 2018 को, ये उन पर इल्ज़ाम था जो उस वीडियो में भी वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे ख्याल आज खुद नोटिस लिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अल्फाज लिखे थे जज के कंडक्ट, अल्लाह ताला मतलब उनको माफ़ करे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उनके कंडक्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने अल्फाज लिखे थे, आज अमजद परवेज साहब ने कहा कि अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐसे लिखा है कि मैं पढ़ नहीं सकता कि वो अब दुनिया में नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि उनका कंडक्ट जो भी था, जो भी चीज़ें थी, लेकिन एक उसूल कम से कम तय होना चाहिए था, या जो जजेस हैं वो खुद करते, इस पर कुछ लिखते, क्योंकि ये अगर जज वीडियो स्कैंडल 2018 या 19 में आया है तो 2024, 23 और 24 और 25 में भी आ सकता है। इसलिए वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए था कि अगर कोई ट्रायल का जज
अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा, उसका कंडक्ट ठीक नहीं होगा, तो उसको मिसाल ये बनाए हमेशा हमेशा के लिए, ताकि ये स्टॉप लगता। लेकिन इस मामले को जो अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, एक तजवीज़ आई, नैब के वकील की तरफ से तजवीज़ आ गई कि जनाब आप नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया केस में 8 साल कैद की सजा अभी खत्म कर दें, अभी खत्म कर दें, नैब ने कहा, और इस केस को रिमांड कर दे, नए सिरे से इसका ट्रायल होगा। तो इस पे नवाज शरीफ के वकील ने ऐलान किया कि हमें मंजूर है, इत्तफाक हो गया, उनका कंसेंट ऑर्डर कर दें। लेकिन फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आपस में मुशावरत की और उन्होंने कहा कि नहीं, इस वीडियो की बुनियाद पे रिमांड करने के बजाय हम ये केस मेरिट पे डिसाइड करना। दो धारी तलवार भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, दो धारी तलवार भी होगी। अच्छा, वो बात समझ आती है, लेकिन साकिब बशीर साहब सवाल ये पैदा होता है कि इस पे मट्टी क्यों डाली जा रही है? क्यों अदलिया जो है अपने एक मरहूम जज के इन कारनामों के ऊपर कोई फैसला नहीं देना चाहती? क्यों कि इस वीडियो के मुताबिक उन पे जो दबाव था, फिर अदालत को ये भी बताना पड़ता कि किस किस का दबाव था। क्या वो निगरान जज का दबाव था? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था, जैसे वो वीडियो में जज अरशद मलिक कह रहे हैं? और क्या अगर निगरान जज और फिर अरशद मलिक साहब का जो कंडक्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की जो ऊपर उनकी सुपरवाइजरी किरदार है उस पर भी सवाल उठाता है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं फैसला अदालतें दे सकती हैं? असल में इसमें माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर नीचे ट्रायल कोर्ट तक सब जो है वो इसे जकड़े जाते, ना सिर्फ जो है वो जजेस बल्कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि सब जो है वो कनेक्शन है सबका। अब सिंपल सी बात है कि 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो नवाज शरीफ साहब हैं उसके बाद बैरून मुल्क गए हैं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, मेरे ख्याल में जुलाई में ही कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया मैटर को कि आप चलाएं। अब या तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने सर से वजन उतारने के लिए अगस्त में इस केस को लगाती और उसको डिसाइड कर देती, उस जज की मतलब अभी वो जज जिंदा थे, उनकी मौजूदगी में इस मामले को डिसाइड कर देते कि जनाब ये इशू अगर हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, या उसका कंडक्ट ठीक नहीं था, उसके कंडक्ट के हवाले से लिखते और आइंदा आने वालों को भी उसमें मिसाल मिलती। और उनकी जिंदगी में टेकअप नहीं किया गया। 6 जुलाई 2019 को ये वीडियो आई थी और आज हम जो है वो 7 दिसंबर 2023 में है और आज फिर आपने कहा जी चलो मिट्टी पाओ जज अरशद मलिक साहब पर भी मिट्टी पाओ। तो डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, ये आपकी पार्टी ने चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद ये मिट्टी पाने की डॉक्ट्राइन अपना ली है, ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में? इस वीडियो को आपकी पार्टी ने सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, और फिर जब आपको अब नज़र आ रहा है कि आपकी सज़ाएँ ख़त्म हो रही हैं तो आप पीछे हट गए? देखिए, जो कानूनी मामला है वो तो ज़ाहिर है लॉयर्स इसके ऊपर एडवाइस करते हैं कि आपने जो कानूनी रास्ता लेना है वो सबसे बेहतरीन कौन सा है। उसके अंदर शायद ये वाला मामला जो आप कह रहे हैं कि उसमें वीडियो एविडेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही अगर आपको लग रहा है केस इतना कमज़ोर है तो उसको उस तरह लेकर मतलब आपको अदालती निज़ाम में कोई दिलचस्पी नहीं है कि उस पर कोई असरअंदाज हो रहा है, आपको सिर्फ ये है कि मुझे मेरी सज़ा ख़त्म हो जाए? नहीं, हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर अदालती, हमने 18वीं तरमीम में अदालती मामला को बहुत बेहतर किया, वरना तो जज को आपको कोई भी लगा सकता। लेकिन तो इस वीडियो के ऊपर आपके ख्याल में अदालत को फैसला नहीं देना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर तो एक यहाँ तो कानून, क्योंकि आपने इस इशू को उठाया, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको इस्तेमाल किया अपनी सजा खत्म करवाने के लिए। तब से लेकर अब तक नून लीग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उनका हिस्सा रहे। नून लीग पीछे क्यों हट गई? नहीं, लेकिन देखिए, एक चीज, एक वीडियो है जो ये बात साबित कर रही है कि ये हमारे साथ जाती हुई है, एक वीडियो है, ठीक है ना। अब कानूनी तौर पे आपने उसको इस्तेमाल करना है नहीं करना केस के अंदर, वो तो लॉयर ही बताएगा ना कि ये स्ट्रेटजी हमारी ये होगी और हम इस तरह जाएंगे। अगर एक चीज़ एग्जिस्ट तो करती है, हम आवाम को बताएंगे तो सही कि ये रही वीडियो, आप देख लें। और ये बहुत दफ़ा होता है कि कानूनी मामला डिफरेंट होता है और जो पॉलिटिकल मामला है वो डिफरेंट होता है। ये एक दफ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वीडियो एविडेंस है और जो ऑडियो एविडेंस है, इसको दुनिया में जब आप प्रोड्यूस करते हैं ना तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जैसे आसिफ सईद खोसा में भी बड़ी लंबी जजमेंट दे दी, इसके अंदर एक प्रोसेस होता है। मैं वैसे आपको यूके में अगर आपने वीडियो एविडेंस प्रोड्यूस करना है, देयर इज अ वे टू डू इट। अगर आपने ऑडियो एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो आपको उसका भी एक तरीका है, आप वो फॉलो करें, 4 स्टेप्स, आपका फिर एडमिसिबल होता है। तो प्रोसेस क्या था? नासिर भट्ट साहब ने वीडियो बनाई, नासिर भट्ट साहब आके खड़े हो जाते कटारे में, क्या मैंने बनाई है? नहीं, वो ये देख, मैं मिसाल के तौर पे, अब ये मैं ज़ाहिर मुझे एग्जैक्टली इसका कानून तो नहीं पता, मैं उस पर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं, लेकिन मैं आपको यूके में अगर आपने किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो आपको उनका कंसेंट लेना पड़ता है, वरना इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ। इसके अंदर नासिर भट्ट साहब से भी जुर्म तो हुआ ना? नहीं,
पाकिस्तानी कानून की बात नहीं मैं कर रहा, मैं यूके वहां पे बना है। पाकिस्तान में भी यही है कि आप किसी की खुफिया रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते घर में जाके। अब मुझे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर केस के ऊपर अगर आप जो किसी लॉयर को ले तो बेहतर है, मुझे नहीं मालूम। मतलब इसमें सारे ही फंसते थे, वीडियो बनाने वाले भी, वीडियो का किरदार भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, अदलिया भी, सारे ही फंसते थे। लेकिन मोदी भाई ये एक ऐसी चीज थी जिससे कम से कम एक बात आवाम को तो नजर आ गई ना कि क्या मामला चल रहा है। एक बार उसको तो आप रखे ना सामने, मतलब आपकी मजलूमियत साबित होगी। बाकी निजाम अदल तो ऐसा ही होता है। नहीं, निजाम अदल तो ऐसा ऐसा बेहतर होगा। और वो देखें, एक और भी बात मैं आपको बताऊं, खाली कानून बना देने से भी इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। कानून तो हर चीज के बने हुए हैं, उसकी अमलदारी भी होनी चाहिए और कोई सेल्फ रेगुलेशन भी होनी चाहिए। क्या आप देखें ना, आप अगर हर वक्त ये इस चक्कर में है कि चलो कानून बन गया अब इसमें से कोई लूप होल निकालो, तो कोई ना कोई लूप होल तो निकल ही आएगा ना। बेचारे जज अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करेगी। खाली वो नहीं, जैसे शौकत सिद्दीकी को भी देखे आप, उन्होंने बड़ी पी काटी। और बड़े जजों देखें, अच्छे लोग भी इसी निजाम में थे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो जज अरशद मलिक साहब ने बड़ी कुर्बानी उनकी भी है और दोनों की है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद चंद दूसरे अहम मामलात। इलेक्शन कमिश्नर ने वजाहत जारी की है कि अवाम अफवाहों पे कान न धरें, मगर जो हालात क्या चल रहे हैं, जिस किस्म के मुकदमात अदालतों में आ रहे हैं, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।